गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं फर्दर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के अंदर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट के बारे में स्टडी किया था। नाउ अब हम स्टडी करेंगे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर सेटल किए जाते हैं सो दैट कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक लेबर और एक वर्कर और एम्प्लॉयज़ के बीच में सही बना रहे। बिकॉज अगर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सही हार्मनी के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनी को प्रॉफिट होगा। नाउ डिस्प्यूट डिस्प्यूट हमें पता है, हमने स्टडी किया था कि उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस की वजह से, या अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं, या वेजेस की वजह से, या लेबर लॉज की वजह से, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की वजह से ये डिस्प्यूट राइज हो सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर ये डिस्प्यूट अगर राइज भी हो जाते हैं तो इनको सेटल कैसे किया जाए। बेसिकली हमारे जो भी डिस्प्यूट होगा वो कहीं न कहीं जो भी स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, उसके लिए हार्मफुल रहते हैं। अब वो हार्मफुल जो है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो उसका एम्प्लॉयी है, चाहे वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जैसे कंपनीज़, सप्लायर्स हैं, या गवर्नमेंट है, कहीं न कहीं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नाउ जो इनका सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलता भी है, चाहे वो सोसाइटी की ओर मिले, चाहे एम्प्लॉइज़ के ऊपर मिले। और कई बार क्या है, इसकी वजह से, इन डिस्प्यूट्स की वजह से लॉस ऑफ वेजेस हो जाता है। मतलब कंपनीज़ जो है शट डाउन हो जाती हैं, इवन लॉकडाउन हो जाते हैं। सो जो भी रिज़ॉल्विंग डिस्प्यूट के लिए जो भी मेथड्स हैं, देयर आर 7 काइंड ऑफ मेथड्स टू रिज़ॉल्व द डिस्प्यूट इन द इंडस्ट्रीज़। एंड दीज आर, सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग की। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? बार्गेनिंग वर्ड अगर हम लिटरल मीनिंग लें तो बार्गेनिंग क्या होता है? हम एक पॉइंट पे आके नेगोशिएट करते हैं रेट का, है ना? हम जनरली उनके लिए यूज़ करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव है, या जो एम्प्लॉइज़ है, उसको टेबल टॉक के लिए बुलाया जाता है। वो पर्सन जो है मैनेजमेंट के साथ जाके अपने डिस्प्यूट का रीज़न शेयर करता है। या ये जो पर्सन है वो रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, या वो पर्सन हो सकता है। देन वो नेगोशिएट करता है और उसके बाद जो है एक फाइनल एग्रीमेंट पे आया जाता है। सो बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर हम बात करें, सो एक एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव है जो बार्गेनिंग एजेंट का काम करता है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, और नेगोशिएशन करता है और डीलिंग करता है मैनेजमेंट के साथ। नाउ ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस है, इसके 6 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग फॉर नेगोशिएशन, कि हमें कौन-कौन सी बातचीत करनी है और उसका क्या सॉल्यूशन देना है, क्या नेगोशिएट करके बोलना है। इसके लिए देन आइडेंटिफाइंग द बार्गेनिंग इश्यूज़। देन सेकंड स्टेप पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि बार्गेनिंग इश्यू कौन-सा है जो एम्प्लॉइज़ को आ रहा है। देन नेगोशिएशन किया जाता है। नेगोशिएशन के बाद एक एग्रीमेंट पे रीच आउट किया जाता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो है इस तरह से एग्रीमेंट एक तरह से किया जाता है। देन रैटिफाइंग द एग्रीमेंट, जिसके लिए फाइनल ऑफिशियल एग्रीमेंट कर दिया जाता है। देन उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस होती है डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए। सेकंड है कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड ऑफ डिसिप्लिन में क्या है, हर किसी लेवल की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की गई हैं, है ना? और इस कोड ऑफ डिसिप्लिन का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है, ताकि हर जो एम्प्लॉइज़ है, उसको अपनी राइट्स और ऑब्लिगेशंस का पता रहे। ठीक है? कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टीज़ कंसर्न्ड एट ऑल लेवल का पता रहे। देन secured settlement of dispute or grievances by negotiation or by conciliation or voluntary arbitration रहे। all form of intimidation और violence जो है उसको अवॉइड किया जाए ताकि हेल्दी आईआर बने। वर्क स्टॉपेज को अवॉइड किया जाए। फ्री ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन को फैसिलिटेट किया जाए, और इंडस्ट्री में रूल्स रेगुलेशंस को और डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए। ठीक है? देन हमारे पास थर्ड लेवल पे आता है ग्रीवेंस प्रोसीजर। ग्रीवेंस प्रोसीजर में अगर हम बात करें तो ये अनदर मेथड है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट का। इसके अंदर क्या है, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये किस वजह से आती है? लॉ के वायलेशन की वजह से, वायलेशन ऑफ द इंटेंट ऑफ द पार्टीज एज
कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के टाइम पे, कंपनीज़ रूल की वायलेशन, देन वर्किंग कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम है या हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन हो रही है, तभी ये ग्रीवेंसेस अराइज़ होते हैं। नाउ इनको रिज़ॉल्व करने के लिए हमें बेंगलोर बेस्ड पब्लिक सेक्टर यूनियन ने जो मेथड अप्लाई किया था, उसके बेस पे हम कह सकते हैं इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो एग्रीव्ड एम्प्लॉई है, जो ग्रीवेंस जिसकी है ना, उसको क्या है, वो सेक्शनल हेड तक पहुंचाता है, रिटन फॉर्म में देता है, और रिटन फॉर्म में देने के बाद ये जो सेक्शनल हेड है वो 5th वर्किंग डेज तक उसका रिप्लाई तैयार करके उसको बताता है। अगर वो फेल टू गिव एनी काइंड ऑफ रिप्लाई, तो उसका विद रिटन रीज़न भी देता है कि वो 5वें दिन तक क्यों नहीं दे पाया। अगर इन केस कोई एम्प्लॉयी अब्सेंट रहता है, नॉट इन आता नहीं है, तो वो वाले डेज़ कंसीडर नहीं किए जाते हैं। देन द सेकंड स्टेज में अगर जब जैसे मैंने बताया कि सेक्शनल हेड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसने, मगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, एम्प्लॉई जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से, तो सेकंड एंड में वो क्या है, एक सेक्शनल हेड से ऊपर जो होंगे जो भी पर्सन रहेगा, डिपार्टमेंट का हेड जो रहेगा, है ना, या जो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, उसको रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे विद द सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया गया था सेक्शनल हेड के द्वारा, है ना। देन ये भी अगेन 5th वर्किंग डेज तक ये जो है अपना सारा लेखा जोखा जो भी सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करेगा, है ना। अगेन रिटर्न में देना पड़ता है। देन अगर वो फिर सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपने डिपार्टमेंटल हेड को ये जो डिसीज़न आया है, वो जो है फर्दर अपनी मैनेजमेंट को या डिविजनल हेड जो भी ऊपर रहेगा उसको प्रोवाइड करेगा। अब ये जो डिविजनल हेड हैं, ये एम्प्लॉई यूनियन के साथ मिलकर एग्रीड एम्प्लॉई की बात रखेंगे। एम्प्लॉई यूनियन जो है ये अपनी बात रखेगी, और 10th वर्किंग डेज में इसका रिप्लाई आएगा। अगर ये एम्प्लॉई यूनियन जो है ये सॉल्व नहीं कर पाता है, तो फर्दर ये जो है आर्बिट्रेशंस के लिए या जुडिशरी मैकेनिज्म के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। नाउ अगर हम जनरल बात करें, ठीक है, सो अगर हम जनरल बात करें तो 5 दिन में फर्स्ट स्टेज में 5 और 10 5 फर्स्ट और सेकंड स्टेज में 5 डेज़ का टाइम पीरियड है, जबकि लास्ट स्टेज में 10 डेज़ का टाइम है, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉई जो है एब्सेंट रहता है, इस ड्यूटी पे नहीं आता, तो वो नहीं कंसीडर किया जाता पीरियड। देन अगर कोई भी एम्प्लॉई ड्यूरिंग द टाइम वर्किंग आवर्स में अगर बुला लिया जाता है उसको इसके लिए, तो वो जो है अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करके जाए हमेशा। देन ग्रीवियंस ऑफ स्टेज एसोसिएटेड विद द कंसर्न पर जो स्टेज 1 और 2 का है वो कंसर्न पर्सन के साथ है, और ग्रीवियंस ऑफ द थर्ड स्टेज मैनेजमेंट के साथ है, जिसमें वो HR पर्सनल और कमेटी मेंबर्स को भी बिठा सकते हैं, ठीक है। सो जनरली भी और जो भी सॉल्यूशन होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब शेड्यूल की बात करें तो बोलता है कि कभी भी ग्रीवेंस होने से पहले ही उसको सॉल्व कर लो। अगर आपको प्रोबेबल पता चलता है कि ये रिस्क अराइज हो सकता है, ये डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, तो उसको टाइमली रिजॉल्व कर लो। पॉजिटिव और फ्रेंडली अप्रोच रखो, लिसन केयरफुली टू द ग्रीवेंस ऑफ द एम्प्लॉई, पेशेंटली सुनना है, कभी भी मतलब एग्रेसिव नहीं होना है, या रिजॉर्ट टू थ्रेट नहीं, मतलब डराना धमकाना नहीं है। देन जो भी अपील की जाती है वो मैनेजमेंट के इंटरेस्ट की है या नहीं है, उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हर ग्रीवियंस की हो सकता है कुछ मेरिट्स हों या कुछ डीमेरिट्स हो, तो उसको ध्यान से ही सुनना चाहिए, ठीक है। और कोई भी स्टेप लिया जाता है, कुछ भी है, तो हर स्टेज पे आपने अपने ग्रीव्ड पर्सन को बताना ज़रूर है, ठीक है। सो इस तरह से हम जो है अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ सम जनरल प्रिंसिपल वी शुड गाइड एनी प्रोसीजर, जो जनरल प्रिंसिपल है। सो ग्रीवेंस मस्ट बी एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना जो भी ग्रीव्ड पर्सन है। प्रोसीजर एंड फॉर्म्स एडिंग ग्रीवेंस मस्ट बी इजी टू यूटिलाइज, तरीके जो है वो सही होने चाहिए, इजी होने चाहिए, वेल अंडरस्टूड होने चाहिए। ईगो क्लैश जो है कभी नहीं रखना है, इसमें पर्सनल मैटर्स को कभी इन्वॉल्व नहीं करना है ना। और सिमिलर ग्रीवेंस अगर आती है तो उसको आने से पहले ही आपको सॉल्यूशंस पता होना चाहिए।
अगर सिमिलर डिस्क्लोजर में ना आए तो उसको पहले ही सॉल्व कर दो। देन हम बात करते हैं आर्बिट्रेशंस। आर्बिट्रेशंस अनदर मैकेनिज़्म, फोर्थ लेवल पे आर्बिट्रेशन का मैकेनिज़्म है। इसमें क्या है कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी को बुला लिया जाता है और दोनों जो थर्ड पार्टी है वो दोनों की प्रॉब्लम्स सुनती है और एक कंक्लूज़न पे आती है और वो कंक्लूज़न जो है एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर हम बात करें कि वीकनेसेस भी हैं इस आर्बिट्रेशन की, एक तो थर्ड पार्टी आ रही है, न्यूट्रल आ रही है, बाहर से हायर करने पड़ रही है तो वो एक्सपेंसिव रहेगा। देन जजमेंट बिकम आर्बिट्री। देन हो सकता है कि जो जजमेंट है वो गलत भी हो, है ना? तो हमें सहनी पड़ेगी क्योंकि हमने खुद हायर किया था। और बोलता है बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेशन हो, न्यूट्रल थर्ड पार्टी आए बाहर से सॉल्व करने, तो हेल्दी आईआर नहीं रहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं रहता है। देन कॉन्सिलिएशन में हम क्या करते हैं, एक कमेटी, थर्ड पार्टी एक कमेटी जो है वो वर्कर और एम्प्लॉयज़ के बीच में बैठती है। वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इसका प्रोविज़न भी है। इसमें क्या है, एक कमेटी आके बैठेगी, वो डिस्कस करेगी मैटर को, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगी डिस्प्यूट को और अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी टू द मैनेजमेंट कि किस वजह से ये डिस्प्यूट था और इसका क्या प्रॉबल कॉजेज़ थे और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक थर्ड पार्टी कमेटी जो है वो इसका सॉल्यूशन निकाल के देती है। नाउ एडजस्टिकेशन में क्या होता है, ये भी अगेन सेटलमेंट इसकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। इसमें लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का सहारा लिया जाता है। किसी भी एग्रीड पर्सन जो है इसका सहारा ले सकता है कोर्ट का। तो ऐसा माना जाता है कि कोर्ट के डिसीजन बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं या सही नहीं भी हो सकते हैं, जिससे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कभी नहीं बनता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। देन द कंसल्टेटिव मशीनरी, आज की डेट में गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कंसल्टेटिव मशीनरी हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जैसे इंडियन लेबर कमीशंस हैं या स्टैंडिंग लेबर कमिटीज़ हैं, जो कि और इनका प्रोविज़न इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर ही है, जो कि पूरी सिस्टम को समझती हैं, डिस्प्यूट को समझती हैं, देन नेगोशिएट करती हैं मैनेजमेंट के साथ बैठकर और इस तरह से डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व किया जाता है। सो होप यू अंडरस्टैंड द हाउ टू रिज़ॉल्व द डिस्प्यूट, मैकेनिज़्म ऑफ रिज़ॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इन फॉर हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।